ठीक है, तो सभी को नमस्कार। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम आपको कक्षा 11 की फिजिक्स करवा रहे हैं। और यदि आपको याद होगा, इससे पिछली क्लास में हमने आपको समय स्थिति यानी कि विस्थापन ग्राफ के बारे में पढ़ा था। और हमने बताया था कि वीडियो पिछली ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए हमने आपको कहा था कि बाकी के जो 2 ग्राफ हैं हम आपको अगली क्लास में पढ़ाएंगे। और अब तक इसकी कुल 4 लेक्चर हो चुके हैं। 4 लेक्चर हो चुके हैं। और ये इसी क्रम में इसका 5वां लेक्चर है। सरल रेखा में गति चैप्टर का नाम है। और जिसमें अब अगला जो टॉपिक है हमारे पास में वो क्या है, समय वेग ग्राफ है। बिल्कुल सेम उसी तरीके से करवाएंगे जैसे हमने आपको करवाया था। कौन सा? समय स्थिति यानी कि विस्थापन ग्राफ करवाया था। सेम वही कंडीशन, वही पॉइंट पढ़ाएंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा देखिए कि किस किस प्रकार से परिवर्तन होता है। वो आप लोग अपने आप समझ जाएंगे कि क्या क्या होता है। ठीक है, तो क्या है, इस ग्राफ में एक्स अक्ष पर समय को तथा वाई अक्ष पर, हाँ, वाई अक्ष पर कौन सा आएगा इस बार? वेग। वाई अक्ष पर वेग को दर्शाया जाता है। और यह ग्राफ क्या कहलाता है? समय ग्राफ। कौन सा ग्राफ भाई? समय असमय वेग ग्राफ। कौन सा ग्राफ भाई? समय वेग ग्राफ कहलाता है। ठीक है, और इसकी निम्न स्थितियां हैं। ठीक है, स्थितियां भी वही आएगी उसी प्रकार की, सेम टू सेम, लेकिन इस बार हम दोनों थोड़ा सा जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे क्योंकि हमें और भी बहुत कुछ करवाना है आपको। पहली कंडीशन देखिए आप लोग, इसमें थोड़ा सा एक साथ साथ चिपका दूंगा क्योंकि इस बार वेग है, ये ओ है, ये 10, 20, 30, इतना बहुत है। 10, 20 और 30, ये वाई होता है, ये वाई एक्स होता है, ये होता है एक्स। इधर चलेगा टी और इधर चलेगा ई। ठीक है, नीचे भी ये चलेगा। क्लियर है? यहाँ पर 10, 20, 30 और 40। ठीक है, ग्राफ को आप थोड़ा ध्यान से बना लीजिएगा। और मुझे उम्मीद है कि ग्राफ में तो कोई दिक्कत भी नहीं होगी आपको। देखिए, सोच कीजिए ग्राफ ये है आपके पास में, और एक तो ये आपके पास में सीधी रेखा होगा, आपको ए बी प्राप्त है, और ये भी प्राप्त है। ये भी रेखा का है, सीधी है, ए बी, ए डैश बी डैश मान लीजिए इसमें। बताइए क्या खासियत है? देखिए, समय तो बढ़ रहा है लेकिन वेग नहीं बदल रहा है। वेग क्या हो रहा है? नहीं बदल रहा है। समय भले ज़्यादा जा रहा है लेकिन वेग क्या है? सेम टू सेम है। तो इसका मतलब क्या है कि त्वरण जीरो है, कि गाड़ी त्वरित नहीं हो रही है। कि ऊपर भी देखेंगे, अगर धनात्मक की स्थिति में देखें तो तब भी त्वरण शून्य है, और ऋणात्मक की स्थिति में देखें तो तब भी क्या है? त्वरण शून्य ही है। लेकिन इस बार ये भूल मत कर देना कि वस्तु विरामावस्था में है। इस बार वस्तु विरामावस्था में नहीं है, क्योंकि कभी ऑप्शन में ये भी लिखो, देखो इस बार वेग वाला इधर समय है, इधर वेग है। इस वाले ग्राफ में ये गलती मत कर देना कि वस्तु विराम अवस्था में है। नहीं है, समय बदल रहा है ना, तो सिर्फ क्या है, बस जो वेग है, वेग नहीं बदल रहा, बस वेग सेम चल रहा है। वेग क्या है? कांस्टेंट है। इसलिए क्या है, वस्तु का त्वरण शून्य है लेकिन वस्तु विराम अवस्था में नहीं है। इस बात को हमेशा याद रखना। ठीक है, तो हम आपको पहली कंडीशन में आपको यही लिखवाएंगे। देखिए, इसमें नंबर 1 में क्या लिखेंगे? जब वस्तु एक समान वेग से गतिमान है तो, एक समान वेग से गतिमान है अर्थात भी लिख देते हैं, अर्थात वस्तु का त्वरण तो शून्य है परंतु यह विराम अवस्था में नहीं है। इस बात को मैं लिख देता हूं, तभी कभी आप इसमें कंफ्यूज हो जाए, विराम अवस्था में नहीं है। ठीक है, कभी आप इसमें ऑप्शन दिख जाए वहां पे विराम अवस्था में, अरे इस पर टिक कर दो कि भाई ये तो विराम अवस्था में होगी। ठीक है, वो होती विराम अवस्था में समय विस्थापन के केस में। ठीक है, और इसमें क्या क्या कंडीशन है कि जब वस्तु का वेग धनात्मक है, जब वस्तु का वेग धनात्मक है तो ग्राफ एक सरल रेखा ए बी प्राप्त होता है, और जब ऋणात्मक है
तो सरल रेखा ए डैश बी डैश प्राप्त होता है। क्लियर है? ये बताइए कि इसमें कोई दिक्कत है क्या, कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं है? चलिए हाँ, अब चल करवाएंगे हम आपको इसमें दूसरा पॉइंट। ठीक है, ध्यान दीजिए आप लोग। थोड़ा सा बदलेगा भाई क्योंकि वेग वाला पॉइंट है, क्योंकि इसमें मैंने दोनों एक साथ दिखा दिए हैं। अब थोड़ा सा इसको देख लीजिए। ओ है, एक्स है, वाई है, 10 20 30 40 50, 10 20 30 40 50 सेम वही कंडीशन है, याद होगा आपको। ए और बी, वो तो हम लिखते हैं, आपको पता ही है। इस बार क्या है वस्तु, इस बार है वस्तु एक समान वेग से गतिमान, अर्थात वस्तु का क्या है त्वरण नियत है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में जो आपको ग्राफ मिलेगा वो न्यून कोण बनाती हुई समय एक्स से, सॉरी किस कौन सा एक्स, समय एक्स से न्यून कोण बनाती हुई दिशा में एक सीधी रेखा प्राप्त होगा। और जिसका मतलब क्या है कि वस्तु एक समान वेग से गतिमान है, अर्थात क्योंकि ये समान समय अंतराल में समान वेग से गतिमान है, क्योंकि वेग बदल नहीं रहा है, क्योंकि दूरी सॉरी वेग जो क्या है लगातार ही इतना है। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें त्वरण नियत है। अब आपको इसमें यही बात लिखनी है। नंबर 2, जब वस्तु एक समान वेग से गतिमान है, गतिमान है अर्थात वस्तु का त्वरण नियत है, तो इस स्थिति में वस्तु का ग्राफ समय अक्ष से न्यून कोण बनाती हुई दिशा में एक सरल रेखा ए बी प्राप्त होता है। और ये एक समान धनात्मक वेग है। कौन सा वेग है? धनात्मक वेग। अगर बाय चांस देखो, इसको तुम्हें खुद लिखना है, अगर बाय चांस ये एक समान ऋणात्मक वेग से गतिमान है यानी कि वस्तु नहीं हो, तो तब ऐसे प्राप्त हो जाएगा, ऐसे जैसे हमने पिछली बार तुम्हें दिखा था ना, उसको खुद लिखना है। ठीक है, कैसे उस वाले को ऐसे करना, और यहाँ पे सेम ऐसे लिखना है। लिखना पक्का है, मैं देखूंगा कि आपने लिखा भी नहीं लिखा है, कमेंट में मुझे बताना भी है। ठीक है, तो यहाँ पे त्वरण नहीं था, तो इस स्थिति में वस्तु का ग्राफ समय एक्स से यहाँ पर आएगा अधिक कोण। ठीक है, बनाती हुई दिशा में एक सरल रेखा ए बी प्राप्त हो, बिल्कुल वो आप लोग खुद करेंगे। ठीक है, इसी के बेस का बिल्कुल सेम टू सेम होगा। क्लियर है? चलिए अब हम आपको इसके अगला बताते हैं, उस वाले में क्या होगा, ध्यान दीजिए। तीन हो गए समझो आपके, तीसरा मैंने आपको करवानी, तीसरा आपको सम करना है अपने आप। एक ही ये वाला, ठीक है। 10 20 तो अपने आप लिख देना, क्योंकि ये मैं बार बार कहाँ से लिखूंगा। 10 20 30 10 20 30 40, जितना भी अच्छे होंगे आपके। ठीक है, तो इसमें नंबर 3 है ना, 4 है, 4 सॉरी 3 तो हो गया ना, आपको खुद लिखना है। क्या लिखेंगे? जब वस्तु असमान वेग से गतिमान है,
से गतिमान है, अर्थात वस्तु का त्वरण असमान है। इस बात का त्वरण क्या है, पहले नियत था, इस बार क्या है, असमान है। तो इस स्थिति में वस्तु का ग्राफ है तो एक वक्र ही है, एक वक्र के रूप में असमान रूप से प्राप्त होता है। ये असमान रूप है ना, ठीक है। तो ये हो गया जिसका असमान रूप, नंबर 4 होगा। बिल्कुल सेम वही पॉइंट चल रहे हैं आपके जो पहले किए थे आपने, है ना। अब एक इसका अगला जो पॉइंट है वो आपके पास में 5वां पॉइंट होगा। अब थोड़ा उसको भी देख लीजिए ध्यान से, उसमें क्या है। ये वाला, इसमें क्या है, जब वस्तु का वेग लगातार बढ़ता जा रहा है, इस बार क्या है, वस्तु का वेग लगातार बढ़ता जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, इसको ध्यान दीजिए कि इसमें क्या होना है और क्या नहीं होना है, ठीक है। देखिए नंबर 5 है ना, जब वस्तु का वेग लगातार बढ़ता जा रहा है, अर्थात वस्तु धनात्मक त्वरण से गतिमान है। किससे है, धनात्मक त्वरण, ऋणात्मक नहीं है इस बार, धनात्मक त्वरण से गतिमान है। तो वस्तु का ग्राफ एक वक्र के रूप में प्राप्त होगा, ठीक है, जो है। और इसकी भी आपके पास में दो स्थितियां हैं। जो स्थिति इसकी निम्न लिख दो बस, निम्न है तो कई सारी स्थिति, क्या क्या स्थिति ध्यान दीजिए। जो स्थिति आपने उसमें लिखी थी वही सेम है, ये कुछ अलग नहीं है। क्या है कि इसका ढलान जितना ज़्यादा होगा, नंबर 1 वही है, ग्राफ का ढलान जितना अधिक होगा, वस्तु का त्वरण उतना ही अधिक होगा, याद रखना, उतना ही अधिक होगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, यह ग्राफ समय अक्ष के लंबवत नहीं हो, समय अक्ष के लंबवत हो तो वस्तु का वेग, तो वस्तु अनंत त्वरण से गतिमान होगी। इसका मतलब ये है वस्तु अनंत त्वरण से गतिमान होगी, जो कि असंभव है, जो कि क्या है, असंभव है। नंबर 3 पॉइंट ये काम का है कि जो समय वेग ग्राफ का जो क्षेत्रफल होता है वो सदैव दूरी या विस्थापन को दर्शाता है। ये बहुत बढ़िया है, ये अच्छा पॉइंट है। समय वेग ग्राफ का क्षेत्र, इस पॉइंट को भाई याद रखना, न्यूमेरिकल भी आएंगे और ऑप्शन में भी आता है, का क्षेत्रफल सदैव दूरी या विस्थापन को प्रदर्शित करता है। तो बताइए इस ग्राफ को पढ़ने में आपको कोई समस्या हुई है क्या? बिल्कुल सेम उसी प्रकार है जिस प्रकार आपने समय विस्थापन ग्राफ पढ़ा था,
सेम वही कंडीशन है, सेम वही तरीके हैं, सेम वही सब कुछ है। बस थोड़ा सा फर्क ये है कि ये विस्थापन की जगह वेग है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देखना, क्योंकि कुछ चीज़ें बदली है, क्योंकि बदलेगी तो है जब वो समय वेग है, वो समय विस्थापन था, ये समय वेग है, तो थोड़ा सा तो देखो अलग हो गई। ये बहुत काम का पॉइंट है कि समय वेग ग्राफ का क्षेत्रफल सदैव दूरी विस्थापन को प्रदर्शित करता है। ये जब हम आपको समीकरण सिद्ध करवाएंगे उसमें भी आएगा, और जब हम आपको न्यूमेरिकल करवाएंगे तब उसमें भी आएगा। वैसे यहाँ पर मैं आपको आर्टिकल के बेस पर दिखा सकता हूँ, लेकिन वो आपको समझ में नहीं आएगा। सबसे बढ़िया कि जब न्यूमेरिकल होगा या फिर समीकरण सिद्ध करवाएंगे जब तभी करवाएंगे, तब वो आपको अच्छे से समझ में आ भी जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये हुआ जी आपका समय त्वरण ग्राफ। अब हम आपको अगला करवा सॉरी ये है आपका समय वेग ग्राफ, और अब हम आपको अगला करवाएंगे समय त्वरण ग्राफ। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, लिख लीजिए इसको, ध्यानपूर्वक लिखिए भाई, कुछ भी पॉइंट मत छोड़ना। और जो मैंने आपको बताया ना वो बीच में यहाँ पर वो नंबर 3 जो मैंने आपको नहीं लिखवा था, उसको ध्यान से लिख लेना। मैं कॉपी देखो नोट्स ऐसे बनाओ कि ताकि आप उनको आज से 10 साल बाद भी उठाओ ना, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, कि कभी भी आपको कंपटीशन दे तो वहाँ पे आपको फिर कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए खैर इसको कर लीजिए, बाकी मैं आपको आगे बताता हूँ समय त्वरण ग्राफ। ठीक है, तो अब कौन सा है जी आपके पास में समय त्वरण ग्राफ। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, सेम इस बार की इस ग्राफ में एक्स अक्ष पर समय को तथा वाई अक्ष पर किसको आएगा, यहाँ पर त्वरण को दर्शाया जाता है, और यह ग्राफ क्या कहलाता है आपका समय त्वरण ग्राफ कहलाता है। ठीक है, और इसके देखिए इसमें सिर्फ एक ही ग्राफ है, क्योंकि त्वरण है ना, तो इसमें ऐसा तो नहीं समय के साथ में त्वरण कुछ दिक्कत आएगी या कुछ मतलब ग्राफ लगातार, ऐसा कोई सीन नहीं है। तो इसलिए इसमें क्या होगा, देखो ध्यान दीजिए, क्योंकि समय ऑलरेडी त्वरण में होता है, तो ये मेन कारण है, तो इसमें सिर्फ एक ही ग्राफ होगा। वो भी ग्राफ क्या होगा, ध्यान दीजिए, ये एक्स है, ये वाई है, ये ओ है मूल बिंदु, और यहाँ पर ये टी है, और इधर को क्या है ए है, इधर को क्या है ए, और ये सदैव होगा बस एक ही होगा, और वो भी क्या होगा, इसमें ना तो ऐसे होगा ना ऐसे होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि समय के साथ में वेग भी तो बढ़ेगा, त्वरण थोड़ा ही है। अगर त्वरण भी समय के साथ में बढ़ेगा तो फिर वेग की प्रॉब्लम हो जाएगी, तब दिक्कत ये है ना। तो इसलिए इसमें यह है कि क्योंकि जब समय के साथ में वेग बढ़ जाता है तो त्वरण अपने ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है, मेन बात तो वह है। ठीक है, तो खैर देखिए इसमें सिर्फ एक ही ग्राफ होगा, वो भी क्या है एक्स अक्ष के समांतर, यानी कि समय एक्स के समांतर, जिसकी 3 कंडीशन है। क्या क्या है, इसकी निम्न स्थितियां है, निम्न स्थितियां है, तो आप गलत मात्रा आ गई, स्थितियां। ठीक है, पहले क्या है, पहली यह है कि यदि नंबर 1 लिखेंगे, वस्तु विराम अवस्था में है, तो वस्तु का वेग वातावरण दोनों शून्य होते हैं, दोनों शून्य होते हैं, और इस स्थिति में ग्राफ एक्स अक्ष के अनुदिश यानी कि समांतर प्राप्त होता। क्लियर है, दोनों शून्य है ना, चाहे वो विरामावस्था में, अगर विरामावस्था में तो वेग भी शून्य होगा, त्वरण भी शून्य होगा, तो तब भी इसके क्या होंगे, समांतर होंगे। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है कि यदि वस्तु एक नियत वेग से गतिमान है, यदि वस्तु एक नियत वेग से गतिमान है, तो वस्तु का क्या होगा, त्वरण, फिर भी वस्तु का त्वरण क्या होगा, तब भी शून्य ही होगा। तो ऐसी स्थिति में भी क्या होगा, तो इस स्थिति में भी वस्तु का ग्राफ क्या होगा भाई, एक्स अक्ष के
अनुदिश ही होगा। ठीक है, क्लियर बात है। नंबर तीसरा क्वेश्चन है कि तीसरा क्या है, अगर वस्तु नियत त्वरण से गतिमान है, नियत मतलब एक समान त्वरण है, यदि वस्तु नियत ओब्लिक एक समान त्वरण से गतिमान है तो इसमें क्या होगा भैया, तो वस्तु का ग्राफ एक्स अक्ष के समांतर ही होगा। ऐसी कंडीशन में जीरो है तब भी समांतर, कुछ नियत है तब भी समांतर, कुछ भी हो। बस दो कंडीशन और है कि यदि एक तो कंडीशन हो कि लगातार बढ़ेगा तो तब धनात्मक त्वरण है, और जब घटेगा तो तब ऋणात्मक त्वरण है। ये भी आप दर्शा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, सेम उसी बेस, बस इसमें फालतू की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा कुछ करवाता भी नहीं हूँ, क्योंकि फिर ज़्यादा करवाएंगे तो फिर फालतू में कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा बिना मतलब के। तो बेहतर है कि आप इनको लिख लीजिए, फिर मैं आपको अभी एक दो ग्राफ, जो ग्राफ आपको मैंने इतने पढ़ाए हैं उन पर आधारित एक दो सवाल करवा देता हूँ। छोटे छोटे सवाल करवाता हूँ, ज़्यादा बड़े नहीं, क्योंकि ज़्यादा बड़ा करवाऊंगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, फिर आपको कुछ समझ में भी नहीं आएगा। तो बेहतर ये है कि मैं आपको कुछ छोटे छोटे से सवाल इसके करवा देता हूँ। ठीक है, इतने बड़े सवाल नहीं करवा रहा हूँ, अभी मैं आपको सिर्फ बहुत ही छोटे सवाल करवा रहा हूँ, जो सवाल आपके एनसीईआरटी के सवाल हैं और बहुत अच्छे सवाल हैं, परीक्षाओं में भी अक्सर आए हैं। सवाल को देख लीजिए। पहला सवाल क्या है, ध्यान दीजिए। चलिए ध्यान देंगे तो बहुत मजा भी आएगा सवाल करने में। पहला सवाल ये है आपके पास में, दिख तो रहा है ना सही वहाँ पर ऊपर? ठीक है, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पहला सवाल ये है, एक्स अक्ष के अनुदिश के अनुदिश गतिशील कण का वेग समय ग्राफ प्रदर्शित है। गतिशील कण का वेग समय ग्राफ प्रदर्शित है, ज्ञात करो फर्स्ट में है त्वरण और सेकंड में है 0 से 4 सेकंड में तय की गई दूरी। 0 से 4 सेकंड में तय की गई दूरी। एनसीईआरटी का सवाल है, पेपर में भी आ जाता है, बहुत इजी सवाल है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें बिल्कुल भी नहीं है। बस आप लोग ग्राफ देखें, ग्राफ आपको कैसे दे रखा है, ग्राफ ये बना रखा है जी आपका, ये एक्स है, वाई है, यहाँ पर तो तुम आगे मीच के लिख देना कि ये तो हमें तो उधर तो मचा टी होगा, यहाँ पर वेग है। ठीक है, वो सवाल है 2 4 6 8 इस टाइप से रखा है, ऊपर लास्ट है ना 8 पे, हाँ 8 पे लास्ट है। ठीक है, ठीक है, 2 4 6 और 8, और यहाँ पर है लास्ट में 1 2 3 4। चलिए कोई बात नहीं, 1 2 3 और 4, ये किस में दे रखा है? अच्छा, ये है सेकंड में, ये बात अवश्य लिखनी है, और ये है मीटर प्रति सेकंड। ग्राफ यहाँ से बन रखा है 2 से, और यहाँ पे लास्ट, इसको दिखाओ, बस इतना सा ग्राफ है आपको जो दे रखा है, ए और बी। बाकी इसमें सब कुछ आप अपने आप बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखो, देख सबसे पहले तो देखो कि समय पर सीधा 4 पर है, बल्कि इसमें थोड़ा ठीक नहीं बना, वो आप अपने हिसाब से देख लेना। ठीक है, ये ए है, बी है, इसको मैं सी मान लेता हूँ, इसको मैं आपको यहाँ पर डी मान लेता हूँ, और ये आपका 8 पर है, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब आपको, अगर आप देखो मेरे हाथ से हो सकता है कि इतना क्लियर नहीं बना, लेकिन जब आपको पेपर में आएगा तो वहाँ पर बिल्कुल साफ डिस्टेंस आपको दिखाई देगी, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि भैया थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है।
जब आप वहाँ पर करेंगे तो आपको ऊपर नीचे वाली बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी किसी भी कीमत पर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए सबसे पहले आपको निकालनी है, अब जब हम इसको हल करेंगे, क्या करेंगे, हल। तो सबसे पहले आप लोगों को यही लिखना है चित्रानुसार। देखिए जब भी कोई सवाल आपको चित्र दे दिया जाए तो उसमें सबसे पहले आपको चित्रानुसार लिखना अनिवार्य होता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा हमेशा जब भी आप लोगों को सवाल करना हो, ठीक है। और ये तो आप समझ गए ना कि ग्राफ दिया था, इस पॉइंट को मैंने इससे मिला है और इस पॉइंट को मैंने इससे मिला और यहाँ से इसको मिला है, ताकि पता चल जाए और ये एंगल आपका थीटा होता है, आपको पता नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, त्वरण है। देखिए ग्राफ कौन सा है, ग्राफ है आपके पास में समय वेग। तो समय वेग में जो ग्राफ की ढाल होती है वो बताती है त्वरण को, और समय विस्थापन में जो ग्राफ की ढाल होती है वो बताती है वेग को। ये कहीं ना कहीं मुझे पॉइंट लिखवाना चाहिए था ग्राफ में, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग लिख लेना इस पॉइंट को, जो आपने पीछे ग्राफ किया है ना उनमें लिख लेना कि समय विस्थापन ग्राफ में जो नीचे मैंने 2 पॉइंट लिखवाए थे ना उसमें लिख लेना कि इसके ढलान यानी कि इसके ढाल वेग को दर्शाती है, और तो वेग वेग वाले में लिखना है कि इसकी ढाल त्वरण को दर्शाती है, बस इतना पक्का लिखना, त्वरण वाले में नहीं लिखना है, ठीक है। तो करिए इसके बाद, तो ठीक है। तो पहले वाले में आपको क्या निकालना है जी, त्वरण निकालना है। तो त्वरण को निकाल दीजिए हम आपके सामने, त्वरण ए बराबर वो होगी ग्राफ की ढाल, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पर बता दिया, आप समझ जाओ, ठीक है, कि समय वेग में त्वरण बताती है और समय विस्थापन में वेग बताती है, क्लियर है। ढाल यानी कि प्रवणता, इसको ढाल भी बोलते हैं, साथ साथ में प्रवणता भी बोलते हैं, स्लोप, और इसको एम से प्रदर्शित करते हैं। जो बच्चे गणित वाले हैं उनको अवश्य पता होगा इसके बारे में, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए, इसका फॉर्मूला आता है, आप लोगों को बता देता हूँ मैं, tan थीटा। जब आप लोग कक्षा 11 का गणित पढ़ेंगे तो वहाँ पर सीख जाते हैं। तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या था, लंब के आधार। तो यहाँ पर लंब क्या है, लंब है आपके पास में BC और ये क्या है AC। यहाँ पर थोड़ा बच्चों को कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि एम का मान tan थीटा कहाँ से रख दिया। देखिए मैं इसमें ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा, बस इतना कहूँगा, ये कक्षा 11 का गणित है, निर्देशांक ज्यामिति वाला, और वहाँ पर ये समझा जाता है कि प्रवणता को ढाल m बोलते हैं, वहाँ पर tan थीटा होता है, ठीक है। बस अभी तो आप लोग चाहे इस चीज़ को याद कर लो चाहे कैसे भी कर लो, बायोलॉजी वाले बच्चे, मैथ वालों को तो पता है ऑलरेडी, ठीक है। तो अब क्या समझिए आप लोग इसको, tan थीटा होता है, और tan का फॉर्मूला क्या था, लंब क्या था, लंब क्या है BC और आधार क्या है आपका AC। अब देखिए A बराबर, हम BC की वैल्यू निकालेंगे, ये BC यहाँ तक है ना, यहाँ से आपका 2 से लेकर 8 तक है, यानी कि 8 में से आप 2 घटा दो, क्या कर दो 8 - 2, और AC क्या है, AC तो 0 से 4 है ना, तो 4 में से क्या घटेगा, बस 0, 4 में से क्या घटेगा 0। तो क्या हो गया आपके पास में A बराबर, ऊपर 6 नीचे 4, तो कितना आ गया 4, समझेंगे वो 4 5 20, 1.5 मीटर प्रति सेकंड। इसका हो गया जी आपका आंसर। बताइए इसमें कोई दिक्कत है क्या, कुछ भी आपको प्रॉब्लम आई है क्या इस सवाल को करने में। बहुत ही आसान सवाल है, कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा सवाल भी मैं यही करवाऊंगा, इतना समय नहीं है सेकंड वाला। 0 से 4 सेकंड में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी। और जैसे कि मैं आपको बताया था कि समय वेग ग्राफ में इसका जो क्षेत्रफल है वो दूरी तो बता, ये पॉइंट मैंने पक्का लिखवा था, याद है ना आपको, ठीक है। तो अब आपको निकालनी है दूरी। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होगा, इस पूरे का क्षेत्रफल क्या है, ये है समलंब चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज है, समलंब। समलंब चतुर्भुज की क्या खासियत होती है कि उसके आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है और उसमें 2 कोण 90 डिग्री की होती है, आप लोगों ने कक्षा 9 में पढ़ा होगा। समलंब चतुर्भुज ये कौन सा है, AO, ये क्या है DCB, DCB का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसमें कौन कौन है, ध्यान देंगे, इसको निकालने के 2 तरीके, या तो आप आयत का अलग निकालो, त्रिभुज का अलग निकालो, या फिर एक और तरीका होता है समांतर भुजाओं का योग और गुणा बीच की दूरी। क्या फॉर्मूला होता है, समांतर भुजाओं का योग और गुणा बीच की दूरी, ये भी एक फॉर्मूला है, मैं वही लगाता हूँ। क्या फॉर्मूला है, 1/2 के साथ में 1/2 समांतर भुजाओं का योग और गुणा बीच की दूरी, बीच की दूरी लिख लेना आप लोग सही सही से, ठीक है। अलग अलग भी निकाल सकते हैं कि आयत का अलग निकालो उसका अलग निकालो, तब भी वही आएगा।
एक बटा, समांतर भुजा कौन कौन सी, एक तो है ओ ए और एक कौन सी है बी डी, और ये क्या है बीच की दूरी, ये वाली कितनी दूरी है ए सी, चाहे ए सी लिख दो चाहे ओ डी लिख दो, एक ही बात है। ऐसे बराबर एक बटा दो, ओ ए का मान कितना है यहाँ तक 2, बी डी का मान कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक 8, और ए सी का मान कितना है 4। ठीक है, अब देख लीजिए आगे क्या होगा इसमें, 2 गुना 4। ठीक है, एस बराबर ये हो गया 10 गुना 2, तो 10 दूनी कितनी हो गया 20 मीटर, तो दूरी कितनी निकल गई जी आपकी 20 मीटर निकल गई है। अब बताइए कि ये ग्राफ का सॉल्व करने में आपको कोई समस्या है क्या, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए, और अगर नहीं है तो फिर बहुत अच्छी बात है, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं इसमें। अगर आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है तो समझ लीजिए कि सवाल बहुत अच्छे से आपका क्लियर हो चुका है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बिल्कुल नहीं होगी दिक्कत। ठीक है, अब इसी क्रम में मैं आपको एक सवाल और बताऊंगा इसका। ठीक है, पहले इसको आप नोट कर लीजिए। सवाल आपके सामने है, सवाल क्या है, संलग्न चित्र में एक सरल रेखा में गति करने वाली वस्तु, एक सरल रेखा में गति करने वाली, एनसीईआरटी का सवाल है भाई, वाली वस्तु का समय त्वरण ग्राफ दिया गया है, समय त्वरण ग्राफ दिया गया है। ग्राफ की सहायता से ज्ञात करो, नंबर फर्स्ट में है प्रथम 20 सेकंड में औसत त्वरण, प्रथम 20 सेकंड में औसत त्वरण, और सेकंड में है कहाँ है, वस्तु पर किस समय से किस समय तक बल अचल रहा, वस्तु पर किस समय से किस समय तक बल अचल रहेगा, ये लिख देता हूँ। ठीक है, ग्राफ में बनाता हूँ आपका, हे भगवान, लो जी, एक्स वाई ओ टी, यहाँ पर है क्या रखा 5 10 20, 5 10 15 20 25 30, अच्छा 5 10 15 20 25 30। ठीक है, अच्छा वो ये दे रखा है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में, वो दे रखा है 10 20 30। ठीक है, 10 20 30 और 40। ग्राफ किस प्रकार से है भैया, यहाँ से गया सीधा 20 तक, यहाँ पॉइंट है, फिर कहाँ पर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, और इसके बाद में अगर आप आया सीधा 30 पर, मतलब ये यहाँ पर, यानी कि अगर आप है ये ग्राफ है जी, ये 5 पर है भाई, समझ जाना है ना, 5 पर है, ये 20 पर है, यहाँ के हिसाब से 10 पर है, ये भी 20 पर है, यहाँ के हिसाब से 20 पर है, और वो उधर 30 पर है। तो ये आपके सामने आपको ग्राफ दिया गया है, और इसके बेस पर आपको सभी के सभी ये जो दोनों सवाल पूछे हैं आपको निकालने हैं। तो ध्यानपूर्वक ग्राफ आप लिख लीजिए, फिर मैं आपको इसको सवाल को बताता हूँ। ठीक है, ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और लिख देना, ये ए है, ये बी है, और ये सी है, चाहे ऐसे बना लेना, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हमको क्या निकालना है, जब हम इसको हल करेंगे सबसे पहले ये बात तो अवश्य लिखनी है, चित्रानुसार क्या लिखेंगे,
देखिए आपको निकालना है औसत त्वरण। औसत त्वरण के लिए आपके पास में कुल वेग परिवर्तन होना चाहिए और बटे में आएगा कुल समय। तो कुल वेग पर परिवर्तन कहाँ निकलेगा, तो 20 सेकंड है ना, प्रथम 20 सेकंड यहाँ पर खत्म हो रही है, तो ये इतना जो हिस्सा इतना अगर आप जो आ रहा है, तो इस बार आपको क्या निकालना है, वेग परिवर्तन निकालना कि औसत वेग परिवर्तन कितना है, यानी कि कुल वेग परिवर्तन कितना हुआ है। और ये निकालने का क्या तरीका, देखिए इसमें त्वरण और समय यानी कि समय त्वरण ग्राफ होगा, तो समय त्वरण जो ग्राफ का क्षेत्रफल होता है वो वेग परिवर्तन को दर्शाता है। इस पॉइंट को भी चाहे आप उस ग्राफ में लिख लेना चौथा पॉइंट करके, ठीक है, कि जो समय त्वरण ग्राफ होता है उसका क्षेत्रफल वेग परिवर्तन को दर्शाता है। तो हम ये लिखेंगे प्रथम 20 सेकंड में, फर्स्ट वाला ना 20 सेकंड में कुल वेग परिवर्तन, कुल वेग परिवर्तन डेल्टा वी बराबर क्या होगा, ओ ए बी, इसका नाम भी रखो यार कुछ, बी एफ, इसका ओ ए बी डी एफ का क्षेत्रफल, तो ध्यान से देखेंगे इसमें एक त्रिभुज है और एक आयत है, ये समलंबी है, वैसे तो आपसे उससे भी कर सकते हैं लेकिन कोई नहीं, इस बार उससे बताता हूँ आपको। डेल्टा वी बराबर इसमें क्या है, एक तो त्रिभुज है, कौन सी है, ओ एफ ए, और एक है आयत, आयत क्या है, मेरा ए बी डी एफ, ए बी डी एफ का क्षेत्रफल निकालो। डेल्टा वी इसका होगा 1/2 आधार गुणा, आधार क्या है ओ एफ, ऊंचाई क्या है ए एफ, प्लस इसका होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई क्या है डी एफ, ऊंचाई क्या है ए एफ, दोनों में से कोई निकलो कोई दिक्कत नहीं है। तो डेल्टा वी बराबर, ध्यान दीजिए 1/2 ओ एफ की वैल्यू, ओ एफ है 10, यहाँ तो 10 है ना, ए एफ की वैल्यू 20, कितनी है वहाँ तक 20, डी एफ की वैल्यू 20 माइनस 10, ए एफ की वैल्यू वही है सेम 20, क्लियर है, 2 पंजे, तो डेल्टा वी बराबर 20 पंजा कितना हो गया 100, ये कितना बचेगा 10 गुणा 20 तो 200, तो टोटल कितना आ गया जी 300 मीटर प्रति सेकंड, कितना आ गया जी, वेग परिवर्तन आ गया आपके पास में 300 मीटर प्रति सेकंड हो गया। और आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है औसत त्वरण, क्या निकालना है औसत त्वरण, तो इसलिए औसत त्वरण ए बार लिख देते, तो औसत पर क्या होगा कुल वेग परिवर्तन और बटे में कुल समय, तो ए बार क्या होगा, कुल वेग परिवर्तन कितना है जी 300, और ये कितना है यहाँ से लेकर यहाँ तक समय 20 सेकेंड, तो ए बार बराबर कितना आ गया 2 15, कितना आया जी 15 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये आपके पास में इसका आंसर हो गया। बहुत अच्छा सवाल है, इजी है, कोई भारी नहीं है, बस आपको निकालना है त्वरण से, ठीक है। सेकंड सवाल है कि वस्तु पर किस समय से किस समय तक बल अचल रहा है, तो ये देखो कि त्वरण कहाँ पर कौन सा रहता है, त्वरण किसका भाग ए बी में, किसमें भाग ए बी में, तो जहाँ पर त्वरण नियत है तो वहाँ पर बल भी कांस्टेंट होगा, क्योंकि एफ बराबर क्या होता है एम में, तो एम में ए में कांस्टेंट है, जब ए कांस्टेंट हो गया तो एफ भी अब अपने आप क्या हो जाएगा कांस्टेंट, क्योंकि एम तो कांस्टेंट होता ही है, तो बस ये लिखना आपको, चूंकि भाग ए बी में त्वरण क्या है नियत है, तो इसलिए 10 से 20 सेकंड तक बल भी क्या रहेगा नियत रहेगा। ये आपका फाइनली आंसर हो चुका है, अब इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये दोनों सवाल आपको बहुत अच्छे भी लगे होंगे और समझ में भी आए होंगे, और अगर नहीं समझ में आए हैं तो इसको एक बार दोबारा वॉच कीजिए, रीवॉच कीजिए वीडियो को कि क्या क्या पॉइंट बताए गए, क्योंकि मुझे भी पता है कि मैंने थोड़ा जल्दी में बताया, जल्दी में इसलिए बताया क्योंकि समय ज़्यादा हो गया है, फिर वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए, ठीक है। तो इसलिए आप इस वीडियो को अगर ऐसी बात तो दोबारा देखिए कि कहाँ पर क्या पॉइंट बताता है, ठीक है। तो बस इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, यानी कि इस क्लास में इतना ही, बाकी हम आपको अगली क्लास में ग्राफी विधि से आपके गति के समीकरण से भी करवा देंगे और साथ साथ में समाकलन से भी करवाएंगे। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही,
धन्यवाद। बस आखिरी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करना है, इस पर कमेंट भी करना है, दोस्तों के साथ में शेयर अवश्य करना है और चैनल को सब्सक्रिप्शन तो अवश्य करना है। ठीक है, धन्यवाद।